पिताजी ने खूब परिश्रम करके और ये सारा सब कुछ तैयार किया। मैं तो अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन दो चीजें मुझे लगता है कि मनी कॉन्शियस और कैरियर कॉन्शियस को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना आर्थिक अभाव देखने के बाद भी कभी हमारे मन में निराशा नहीं आई। और दूसरी बात, पढ़ाई करते हुए हायर मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा, फिर बीएससी करने के लिए चला गया, फिर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया और साहित्य से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अंततः मेरी वृत्ति जो है, मेरा जो कैरियर था वो तैयार हुआ साहित्य में। तो कहने का तात्पर्य, जब जैसा लगे वैसा काम करते रहना चाहिए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज आप सभी देख पा रहे होंगे हमारे आज के अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर विकास दवे सर। नमस्कार, स्वागत करती हूँ सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभ अनुष्ठान में सर हमारे बीच साहित्य अकादमी के निदेशक हैं और इससे बड़ी बात कि ये खुद भी एक साहित्यकार हैं और आपकी रचना ये माने कि बच्चों पर लिखी जाती हैं और ये एक अपने आप में एक विशेष विषय है। तो आज हम सर से वार्ता करेंगे इसी संदर्भ में, साहित्य के विषय में और तमाम चीजों के लिए। तो मैं पुनः स्वागत करती हूँ सर आपका। धन्यवाद सर, ये विषय जो आपका है वही क्यों? बाल साहित्य से बातचीत आपने प्रारंभ की है जी। तो वास्तव में यह पूछना कि यही विषय क्यों, इसका उत्तर सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी दर्शकों को भी पता है, आपको भी पता है जी। कि हम सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके श्रेष्ठ नागरिकों से होता है। बिल्कुल सर। कोई भी देश मजबूत तभी माना जाता है जब उसके सभी नागरिक राष्ट्रभक्त हों, संस्कृति निष्ठ हो, और इन जीवन मूल्यों का विकास दरअसल बाल्यकाल से होता है जी। तो बच्चों में इन जीवन मूल्यों के विकास के लिए यदि हम प्रयास करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एकमात्र अस्त्र जो होता है वो होता है बाल साहित्य। बाल साहित्य, बिल्कुल। सामान्यतः बाल साहित्य दो प्रकार से हम लोग उपयोग में लाते हैं कि एक बाल साहित्य हम उसको मानते हैं जो वाचिक परंपरा से बच्चों तक पहुंचता है जी। हमारे संयुक्त परिवारों में, भारतीय परिवारों में हमने पहले देखा था कि दादी नानी प्रभातियां गाती थी, लोरियां गाती थी और कहानियां सुनाती थी, उनमें से बच्चों को जीवन मूल्य मिलते थे। तो अब चूंकि परिवार छोटे होते जा रहे हैं, घरों में दादी नानी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बच्चों को संस्कारित करने का एक बड़ा जवाबदारी का काम जो है वो बाल साहित्य पर आ गया है। और जहां तक मैं इसी क्षेत्र में क्यों, अगर ऐसा प्रश्न का मंतव्य है तो हुआ ऐसा कि मैं चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में था और लगभग 32 वर्ष पहले अनायास मेरी आकर के एंट्री हुई इस पत्रकारिता के क्षेत्र में और पत्रकारिता में भी बाल पत्रकारिता में, और बच्चों की एक पत्रिका देवपुत्र का प्रकाशन इंदौर से होता है, उसके संपादक का दायित्व मेरी ओर आया और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्षेत्र भी मन के रुचि का था। संभवतः कई बार आप लोग सोशल मीडिया पर मुझसे संपर्क में रहते हैं जी। तो फेसबुक पर व्यक्ति अपना परिचय डाल करके रखता है छोटी सी पंक्तियों में, तो मैंने उसमें लिखा है कि एक बड़ी सी पत्रिका का छोटा सा संपादक हूँ और बच्चों के बीच रहता हूँ, इसलिए बचपना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य को जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो बच्चों के बीच जाकर के होती है। बिल्कुल सर। तो इसलिए संभवतः मैंने इस बाल साहित्य के क्षेत्र का चयन किया है। अपने आप में ये बहुत अच्छा विषय है सर जी। सर, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आपका जो जन्म स्थान है वो क्या है। एक तो आपकी जो छवि है वो सभी को पता है, साहित्य अकादमी के निदेशक मुख्य रूप से, परंतु आपका जो जन्म स्थान है इसको लेकर जिज्ञासाएं हैं, वो कहाँ का है और शिक्षा दीक्षा कहाँ से? इसको मैं दो प्रकार से कह सकता हूँ। जन्म स्थान तो एक ही होता है सामान्यतः। वास्तव में मेरा ननिहाल राजस्थान का है। मेरे नाना जी का जो गांव है वो उस समय चित्तौड़ जिला हुआ करता था और इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले की एक प्रतापगढ़ तहसील है, उसको जिला बना दिया गया है बाद में। मेरा जन्म जब हुआ था तब ननिहाल में हुआ था। पूर्व में भी ये प्रक्रिया आज भी बनी हुई है अपने यहाँ पर भारतीय परिवारों में कि जब भी जन्म होने वाला होता है बच्चे का तो मायके में जाते हैं। तो इसलिए मेरा ननिहाल जो है वो चित्तौड़ जिले उस समय का जो है उसमें निनोर एक ग्राम है, वहां पर है। लेकिन जिस समय मेरा जन्म हुआ तब पिताजी माताजी रतलाम जिले के एक छोटे से गांव आलोट में रहा करते थे जी।
तो लगभग ऐसा मानना चाहिए कि प्रसव के बाद का 1 माह या 15 दिन, जितना दिन माताजी वहां रुकी होगी। तो जन्म स्थान मेरा राजस्थान का है, लेकिन एक प्रकार से जन्म से लेकर के और लगभग ऐसा मानिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाने तक रतलाम जिले के आलोट स्थान पर ही मैं रहा। तो पूरा बाल्यकाल वहीं बीता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरा जन्म स्थान ही है जहाँ रहता था जी। मुख्य रूप से वैसे राजस्थान, मुख्य रूप से राजस्थान, चित्तौड़ जिले का निनोर करके है, प्रतापगढ़ जिले में है अब वो मेरा ननिहाल है, वहीं जन्म स्थान रहा मेरा। तो प्रारंभिक शिक्षा और ग्रेजुएशन तक की पूरी शिक्षा आपकी वहीं से हुई? आलोट में दरअसल उस समय तक हायर सेकेंडरी तक के विद्यालय हुआ करते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़े। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जब हम जाते थे तो मैं अनेक बार अपने साक्षात्कार में इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ कि अत्यंत साधारण किस्म के विद्यालय जिसको हम कहते हैं ना, आज के शासकीय विद्यालय तो बहुत अच्छे हैं। अब तो इन दिनों हम देखते हैं कि CM राइज और PM राइज और तरह तरह के विद्यालय हो गए, नवोदय हो गए। लेकिन वो युग ऐसा था कि बिछाने की टाट पट्टियां भी नहीं होती थी, तो हम लोग साथ में बोरियां लेकर के जाया करते थे। तो बिछाने की बोरी भी साथ में और एक बस्ता टांगा और पढ़ाई की। तो लगभग हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई मेरी आलोट में हुई। और चूंकि महाविद्यालय वहां था नहीं, छोटा स्थान था, तो फिर आगे की पढ़ाई मेरी रतलाम से हुई जी। और बाद में मैंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा भी किया था रतलाम से ही। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में 1 साल सेवाएं भी की मैंने, वहां से डिप्लोमा करके जब लौटा। तो वो एक कहना चाहिए कि पगडंडी जैसी राह रही मेरी पढ़ाई की और वृत्ति को लेकर के जी। लेकिन फिर आलोट के सरस्वती शिशु मंदिर में मैं आचार्य हो गया था। फिर बच्चों के बीच मेरा मन तब से रम गया, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के बीच में रहना। तो कुल मिलाकर के एक लंबा समय बच्चों के साथ व्यतीत करने का कारण वो भी बना। लेकिन हाँ, मेरी पढ़ाई 2 हिस्सों में हुई। एक हिस्सा मेरा आलोट में हुआ और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए रतलाम रहा। बिल्कुल सर, कितने वर्ष का ये कार्यकाल रहा आचार्य के पद पर? मैं लगभग 6 वर्ष रहा जी। और वहां से फिर मैं प्राचार्य होकर के, जिसको आप प्रमोशन होना कह सकते हैं, तो हमारी योजना में प्राचार्य होकर के मैं इंदौर में आया था। इंदौर में साईनाथ कॉलोनी में हमारा एक बड़ा विद्यालय है, वहां प्राचार्य होकर के जब मैं पहुंचा तो वहां पर मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था और संगठन की योजना से ये तय हुआ कि मैं वहाँ विद्यालय के प्राचार्य का दायित्व निर्वाह करने की बजाय मैं सीधे देवपुत्र पत्रिका के संपादन से जुड़ूं। अनायास परिवर्तन हुआ और फिर जुड़ा तो जीवन के 32 वर्ष वहीं बीत गए। क्या बात है जी। मतलब 32 वर्ष की जो पूरी सेवा रही वो आपकी प्राचार्य के पद पर रही? बाद में तो प्राचार्य नहीं, संपादक रहा जी। शुरू के 5-6 वर्ष प्राचार्य और आचार्य के रूप में मैंने व्यतीत किया समय। लेकिन बाद का 92 से फिर मैंने 1992 में देवपुत्र का काम प्रारंभ कर दिया था। तो अभी तक वहां भी चूंकि नाम है इस समय मेरा संपादक के रूप में, तो अभी तक कहना चाहिए कि मैं निर्वाह कर रहा हूँ उसी दायित्व को। साहित्य अकादमी में मुझे भी 3.5-4 वर्ष होने को आए। यानी 2020 में बिल्कुल कोरोना काल में मुझे आदेश मिला था, मुख्यमंत्री जी ने वहां मनोनीत कर दिया था जी। तो 2020 में अगस्त से फिर मैंने साहित्य अकादमी का काम करना प्रारंभ किया। उसके 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। दरअसल साहित्य अकादमी में मनोनयन 3 वर्ष के लिए ही होता है। तो पहले 3 वर्ष का कार्यकाल अगस्त में समाप्त हुआ था और ऐसा लग रहा था कि भाई 3 वर्ष में जितना काम करना चाहिए वो कर चुके, वापसी की तैयारी थी। लेकिन 2 दिन बाद ही तुरंत फिर दूसरा आदेश निकला। तो ये मेरा दूसरा कार्यकाल इस समय चल रहा है जो पुनः 3 वर्ष का मिला है। तो लगभग ऐसा मानता हूँ कि 2026 तक मुझे उसी रूप में काम करना है। सर, कहीं से जानकारी हुई थी कि आपके पिताजी ज्योतिष के बहुत ही अच्छे जानकार थे, तो उसके उस पर भी आपकी कुछ रुचियां रही होंगी या? हाँ, ये सच है। पिताजी का लगभग पूरा जीवन काल जो है, और पिताजी का क्या कहूँ, लगभग 3 पीढ़ियों से। मेरे दादाजी भी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे और दादाजी की विशेषता ये थी कि उन्होंने लोक ज्योतिष की जो परंपरा होती थी, यानी सामान्य जन के बीच में जो परंपराएं होती है, कुछ चीजों को लेकर के रीडिंग करना, कैलकुलेशन करना जिसको हम कहते हैं, वो सब सहज रूप से गणित और ये सारा हुआ करता था। और बहुत अच्छे वे लोक ज्योतिष के ज्ञाता थे और सामान्य जो शास्त्रीय ज्योतिष होते थे उसका अभ्यास तो था ही, और वही गुण पिताजी में भी आया। पिताजी ने उसके बाद थोड़ा सा, जैसा आमतौर पर होता है कि हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कुछ आगे अध्ययन करती, कुछ आगे का अभ्यास करने का प्रयास करती है, तो पिताजी ने सभी भारतीय विद्याओं का बहुत अच्छा अभ्यास किया।
यानी मैं आपको बताऊं कि वे वास्तु के बहुत अच्छे जानकार थे, ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे। पद रेखाएं जो पैर की रेखाएं होती, सामान्यतः हस्त रेखाएं देखने का अभ्यास तो ज्योतिष में होता ही है, वे पैर की रेखाएं देखने का भी उन्होंने बहुत अच्छा अभ्यास किया था। फिर कर्मकांड का बहुत अच्छा अभ्यास था उनको। मुखाकृति विज्ञान जिसको हम कहते हैं, फेस रीडिंग करना और चेहरा देख करके व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान का आकलन करना, उसका उनका बहुत अच्छा अभ्यास था। और हस्ताक्षर विज्ञान का अभ्यास भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। मुझे ये सब चीजें इसलिए भी पता है, हस्ताक्षर विज्ञान में दरअसल आप जब सिग्नेचर करते हैं तो आपके सिग्नेचर को देख करके आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। तो यानी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरे जो हस्ताक्षर होते थे, हिंदी में ही करता हूँ मैं, ऐसा विकास दवे करके, और मैं नीचे लकीर खींचता था एक। तो पिताजी ने पहली बार, और ये हस्ताक्षर मेरे संभवतः मुझे याद नहीं, लेकिन शायद 9वीं कक्षा से मैंने ये इस तरह के हस्ताक्षर करना प्रारंभ कर दिए थे, और अभी तक लगभग वैसे के वैसे हैं, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें आया नहीं जी। तो मेरे हस्ताक्षर देख करके एक बार उन्होंने कहा था कि ये पुरोगामी हस्ताक्षर है, और अंततः ये भी ये सिद्ध करता है कि कभी तुमको राजकार्य में सम्मिलित होना है। पत्रिका से तो कहा ही था उन्होंने, तो लेकिन मुझे लगता था मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम में लगा हुआ हूँ, राजकाज में कहाँ से जाऊंगा, सरस्वती शिशु मंदिर, फिर देवपुत्र, तो वो संभावनाएं लगभग नहीं के बराबर थी। लेकिन जब पहली बार ये मनोनयन का पत्र अभी मिला मुझे 2020 में, तब मुझे ध्यान में आया कि जीवन में सृष्टि और ईश्वर जो है वो किसी भी व्यक्ति की डेस्टिनी तय करके रखता है, उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य क्या होंगे। तो स्वाभाविक रूप से मुझे अभी इस समय पिताजी स्मरण आते ही हैं। 2017 में दुर्भाग्य से वो रहे नहीं, और अब केवल माताजी का आंचल है मेरे सिर पर, और दोनों की पूर्ति वो करती हैं, ऐसा मुझे लगता है पूरे परिवार के लिए। लेकिन पिताजी का आपने जो कहा ये सच है कि उनका भारतीय विद्याओं का बहुत अच्छा अभ्यास रहा, और मुझे भी उन्होंने बाल्यकाल से ये सब चीजें सिखाई। मैं कई बार अब सोचता हूँ तो मुझे आश्चर्य लगता है कि उस जमाने में उस छोटे से स्थान पर आलोट में हम जब रहते थे, तो 6ठी-7वीं कक्षा से उन्होंने मुझे बैठा करके जन्म पत्रिकाएं बनाना, और सामान्यतः तंत्र मंत्र को लेकर के परिवारों में वातावरण ऐसा रहता है कि इनकी बातें क्यों करना, लेकिन पिताजी मुझसे उनकी भी चर्चाएं करते थे। और यहाँ तक कि जिसको हम गरिष्ठ साहित्य कह सकते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ना, गीता के टीकाओं से क्या मतलब, वो सब उन्होंने मुझे बहुत छोटी उम्र में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि ये सब पढ़ना चाहिए, अच्छा साहित्य होता है, ऐसा करके। घर में अखंड ज्योति लगातार आती थी, कल्याण आती थी, तो धीरे धीरे मेरी अभिरुचियां उस तरह की विकसित होती चली गई। तो इन सारे विषयों का जिनकी मैंने चर्चा की, बाद में पढ़ने की रुचि बनी तो साहित्य तो घर में था ही, तो इसलिए खूब अभ्यास किया इन सारी चीजों का। सर, इसके अतिरिक्त एक संवाद याद आता है कि आपको जब राम जन्मभूमि को लेकर कुछ चल रहा था, तो उस समय भी आपको मतलब उस पर हाँ, मुझे ध्यान में है। हुआ यूं था कि राम जन्मभूमि आंदोलन जन आंदोलन बनने की तैयारी कर रहा था, एक प्रकार से प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो सबसे बड़ा एक शुरुआती दौर में 2 बड़े आयोजन हुए थे। एक भारत माता की शोभा यात्राएं निकली थी, भारत माता की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लेकर के, और बिल्कुल गांव-गांव से, कस्बे से तहसील स्थान तक, तहसीलों से निकल करके जिला मुख्यालय तक, और पूरे भारत में हुआ था वो। और एक गंगा जल यात्रा निकली थी, तो उसमें छोटी छोटी शीशियों में गंगा जल घरों के पूजा घर में स्थापित करना और एक संदेश पहुंचाना समाज के पास कि भाई राम जन्मभूमि का जीर्णोद्धार होना है, राम जन्मभूमि अभिशप्त है इस समय तक, ऐसा। तो उस दौर में मैं जब बहुत छोटा था तो स्वाभाविक रूप से उस समय उन्हीं शोभा यात्राओं में मेरा उपयोग इस प्रकार से हुआ था एकदम। इसलिए मैं कई बार, अभी मैंने एक साक्षात्कार में आपने सुना होगा, उसमें भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि राम जन्मभूमि का 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मैं बहुत भावुक इसलिए भी था कि इसके एकदम शुरुआती दौर से मुझे भी सौभाग्य मिला था। एक ट्रैक्टर की ट्राली थी, उस पर शोभा यात्रा का एक भारत माता की प्रतिमा और एक ऐसा सिंहासन नुमा, जो जैसे कहना चाहिए टेंट हाउस की जो कुर्सियां होती है ना दूल्हा दुल्हन के लिए मंचों पर, ऐसा एक सिंहासन रखा हुआ था। तो कहीं गांव में रुकते थे, तो मैं बहुत छोटा सा था उस समय, तो पिताजी ने कुछ विषय मुझे तैयार करवाए थे, बोलने की आदत थोड़ा सा थी, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा राम कथा के कुछ अच्छे प्रसंग हो रहे, तो मैं उस पर बैठ करके फिर बोलता था। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ यात्रा रुकती थी तो मैं वो बोला करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद राम जी की ही कृपा है और पिताजी का तो आशीर्वाद है ही कि वक्तृत्व को लेकर के मेरा आत्मविश्वास जितना भी है वो सब पिताजी की देन है और प्रभु का आशीर्वाद मैं मानता हूँ उसको।
जी सर, कुछ चीजें और भी जैसे आपके जो अनुभव हैं हम लोग जिससे कुछ सीख सके ऐसा। नहीं, सीखने जैसा तो उस स्तर तक तो अभी मैं भी नहीं पहुंचा वास्तव में कि मेरे जीवन से कोई कुछ सीख सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आध बात जो मुझे लगती है कि इन दिनों बच्चे और युवा पीढ़ी जो है उनको हम देखते हैं कि बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं, और कई बार कैरियर को लेकर के दो शब्द हमारे यहाँ बहुत प्रयोग होते हैं इन दिनों की नई पीढ़ी मनी कॉन्शियस भी हो रही है और कैरियर कॉन्शियस भी हो रही है। हम लोगों ने पूरा जीवन लगभग अभावों में बिताया। पिताजी का जिस प्रकार की वृत्तियां थी, ज्योतिष और पंडिताई का काम, कर्मकांड, ये सब तो स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा आय अर्जन की स्थितियां नहीं थी, तो इसलिए जिसको हम कह सकते हैं कि फिल्मी शैली में जो अधिकतम खराब परिस्थितियां हो सकती, यानी केवल संकेत में बताऊं तो पिताजी माताजी ने मजदूरी करने के लिए जो नए मकान बनते हैं तो ईंटें उठाने का काम भी किया उस दौर में। मुझसे एक बड़े भैया थे, बाद में दुर्भाग्य से कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी, आंत का कैंसर हुआ था तो। लेकिन बड़े भैया का जन्म हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने रामायण या महाभारत में एक प्रसंग देखा था कि गुरु जो है वो ऋषि जो है वो कौरव पांडवों को शिक्षा देने के लिए केवल इसलिए तैयार हो गए थे कि वो जो गुरु माता है वो बच्चे को आटा घोल करके दूध का आभास कराने के लिए बच्चों को पिला रही थी। ये स्थितियां अक्षरशः हमारे परिवार में भी हुई। माताजी बताती हैं कि बड़े वाले भैया जब नवजात थे तो दूध खरीदने का पैसा नहीं होता था, मजदूरी करते थे तो आटा घोल करके और उनको पिला दिया जाता था। तो वहां से चलते हुए, और अब ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ ठीक हुआ है इतने वर्षों में। पिताजी ने खूब परिश्रम करके और ये सारा सब कुछ तैयार किया। मैं तो अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन दो चीजें मुझे लगता है कि मनी कॉन्शियस और कैरियर कॉन्शियस को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना आर्थिक अभाव देखने के बाद भी कभी हमारे मन में निराशा नहीं आई। और दूसरी बात, पढ़ाई करते हुए हायर मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा, फिर बीएससी करने के लिए चला गया, फिर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया, और साहित्य से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अंततः मेरी वृत्ति जो है, मेरा जो कैरियर था वो तैयार हुआ साहित्य में। तो कहने का तात्पर्य, जब जैसा लगे वैसा काम करते रहना चाहिए, ईश्वर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो युवा पीढ़ी अगर मुझसे छोटी उम्र के कोई सीखना चाहे तो ये सीखना चाहिए कि भाई एक तो पैसा नहीं है या अभाव है तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, और दूसरा कैरियर बनाने की दृष्टि से भी जहां ईश्वर ले जाना चाहता है वहां आपको ले जाएगा। इसके साथ एक मेरे ज्ञान की जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने पढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सर्वेक्षण किया था, और उस सर्वेक्षण में एक मजेदार बात ये आई निकल करके कि दुनिया के लगभग 80% से अधिक लोग ऐसे होते हैं जो काम वो करना चाहते हैं जीवन में, वो काम कर नहीं पाते, उनको दूसरा काम करना पड़ता है। निश्चित रूप से। तो आप जब जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, नई पीढ़ी के बच्चों को भी सोचना चाहिए कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगा, ये आवश्यक नहीं है। तो दुनिया के 80% लोग जो चाह रहे थे वो काम नहीं मिला, दूसरा काम मिला, उसमें भी संतुष्ट रहे, पूरे जीवन का यापन किया, परिवारों का पालन किया। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए कि हम जो चाहते थे, अगर हमारी साहित्य की रुचि थी, साहित्य का काम हमको मिल गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई चाहता है कि मैं बच्चों का निर्माण करूं, और उसको अगर अध्यापक का काम मिला है, आप भी अध्यापन का काम करती हैं, आप नई पीढ़ी के बच्चों को तैयार कर रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि ये सब चीजें हम सब लोगों के लिए बड़ी एक प्रकार से प्रसन्नता देने वाली है कि भाई हम जो चाह रहे थे वो काम हमको प्राप्त हो गया है। और वैसे भी सर इस पे लचीलापन होना चाहिए, स्वाभाविक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो पूर्व निर्धारित है वो तो निश्चित है कि होगा ही। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेकर। सर, एक प्रश्न और है, साहित्य में आप तक की आपकी सबसे प्रिय रचना कौन सी है सर, बाल साहित्य में जो आपने लिखी है? अच्छा, बाल साहित्य में वैसे तो मैं सामान्यतः कहानियां लिखता रहा जी, कहानियां और आलेख जी। तो कहानियों में अगर मैं कहूँ तो ऐसा हुआ था कि उसके पीछे की एक पूर्व पीठिका मैं बता देता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे जी, तो बाल दिवस पर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राष्ट्रपति ने पूरे देश के बच्चों के नाम सीधा प्रसारण किया था। उस दिन मैंने 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, तो 13 नवंबर की शाम को उन्होंने राष्ट्र के बच्चों को संबोधित किया। ऐसा अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ था, क्योंकि हम सब जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के बहुत संवेदनशील थे। तो उन्होंने राष्ट्र के बच्चों के नाम जब संदेश दिया तो उसमें एक बात कही, उन्होंने कहा कि बच्चों,
आप अपने जैसे अच्छे बच्चे जो हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मेरिट में आते हैं, उन सबको लेकर के तो बहुत संवेदनशील रहते हो। लेकिन हमारे अपने बीच कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मानसिक विकास नहीं हो पाया। कई बार जन्म से ही गर्भकाल की कुछ कमियों के कारण से कुछ बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कुछ बच्चों का प्रसव के दौरान कुछ समस्या के कारण से दिक्कत होती, कुछ का बाद में डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पाता है जी। दुर्भाग्य से उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को आप पागल समझने लगते हो, जबकि वो वैसा नहीं होता है। अनेक कारण होते हैं, इन दिनों तो चिकित्सा जगत में पता है। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह के जितने बच्चे हैं, ये सब के सब बच्चे हमारे असेट्स हैं, ये हमारी पूंजी है, और देश की मुख्य धारा में इनका क्या सदुपयोग हो सकता है, ये हमको विचार करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, ये तुम्हारी तरह संवेदनशील है तो इनकी संवेदनाओं को समझो और इनका मजाक न बनाओ दैनिक जीवन में। ऐसा जब उन्होंने कहा तो इंदौर के आकाशवाणी और दूरदर्शन वालों ने मुझसे संपर्क साधा कि कलाम साहब ने अभी शाम को बच्चों के लिए संदेश दिया है और हम चाह रहे हैं कि सुबह, रविवार है कल, तो कल बाल सभा होगी। तो बाल सभा को वो सामान्यतः रिकॉर्डेड करते थे, लाइव नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो हम इस आज की बाल सभा लाइव कर देते हैं, कुछ बच्चों को हम आपके साथ बैठाते हैं और आप उनको कोई कहानी सुनाए, आपकी रची हुई कहानी। तो लेकिन उसका मूल केंद्रीय विषय यही हो जो राष्ट्रपति जी ने कहा। तो उसमें फिर मैंने एक बिटिया की संकल्पना करके, एक ऐसी बच्ची जो अल्प विकसित थी, जिसका दिमाग का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाया था, उसको लेकर के कहानी रची थी जी। तो वो कहानी मुझे बहुत भावनाप्रद भी लगती है और अच्छी भी लगती है। तो मुझे लगता है कहानियों में तो वही अच्छी लगती है। आलेखों का जहां तक संबंध है, तो आलेख में एक आलेख मैंने सामान्यतः बच्चों के लिए मैं जब लिखता था तो ये सोचता था कि बच्चों को पुरानी चीजें ऐसी लगती है कि ये तो बीते जमाने की बात है, पौराणिक आख्यान हो या अन्य धार्मिक कथाएं भी। तो मैंने कृष्ण की लीलाओं की आधुनिक प्रासंगिकता बताई थी जी। वो आलेख मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाद में लर्न बाय फन की जो किताब आती है हिंदी की, उसमें भी उसको शामिल किया गया। तो उसमें मैंने कृष्ण की लीलाओं की आधुनिक प्रासंगिकता बच्चों को बताई थी कि देखो, कन्हैया जो है वो गेंद खेलते हुए यमुना तक गए, तो ये जो कालिया नाग के फन पर उन्होंने नृत्य किया और उसको नाथा, उन्होंने नाथा यानी कंट्रोल करना, उसको नाथना यानी लगाम लगाना। तो ये क्या है? तो दरअसल उस युग में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे आज यमुना हम देखते हैं दिल्ली में प्रदूषित हो गई है पूरी, तब भी यमुना में प्रदूषण करने वाले लोग होंगे। तो हम कहानी में पढ़ते हैं कि कालिया नाग क्या करता था कि वो जब फुफकारता था तो उसका विष यमुना के पानी में मिलता था। इसका अर्थ यह हुआ कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए कृष्ण ने उस युग के कालिया को नाथा था, कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि तुम यमुना के जल को खराब मत करो। तो ये आज के युग में भी प्रासंगिक है। अगर आज कोई कालिया बनकर के कोई अपनी फैक्ट्री का खराब पानी यमुना के पानी में छोड़ता है, तो आज के युग के कन्हैया भी मिलकर के उसका गांधीवादी तरीके से प्रतिकार कर सकते हैं। और ऐसा और बहुत सारी, मैंने कहा कि भाई जैसे अजगर की कहानी आती है, तो विद्याधर अजगर ने अपना मुंह फैलाया। अब विद्याधर ही क्यों नाम है उस अजगर का? भाई विद्याधर यानी जो ज्ञान को, विद्या को धारण करने वाला, ग्रहण करने वाला। तो भाई सीधा सा तात्पर्य है कि जब आपके पास ज्ञान बढ़ता है तो अहंकार बढ़ता है। उस अजगर का मुंह बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और अंततः कृष्ण उसके जबड़े में खड़े हुए और ग्वाल बाल चूंकि प्रवेश कर चुके थे उस अजगर के पेट तक, तो वो ग्वाल बाल भी बच जाए तो वो जबड़े में खड़े हुए और उन्होंने अपना कद बढ़ाना शुरू किया। जब भी विद्याधर अहंकार में अपना मुंह फैलाता है तो हमको कृष्ण बनकर के उसका सर फोड़ना चाहिए। हमको उस अहंकार को नष्ट करना चाहिए। वो अहंकार जब नष्ट हो जाएगा तो हम अपने आप ही, तो कृष्ण की ये लीलाएं जितनी भी है, अन्य लीलाओं को लेकर के बहुत विस्तृत है बातचीत, लेकिन इस तरह से मैंने लिखा था तो ये एक आलेख और एक कहानी का मैंने आपको संदर्भ दिया अभी केवल। जी सर, अब तक कितनी कहानियां होंगी लगभग? संख्या तो मुझे भी ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद 5-6 अभी सबसे अंत में जो कहानी संग्रह मेरा आया है। मेरा सौभाग्य है कि पहली बार किसी अकादमी से या शासकीय संस्थान से मेरी पहली पुस्तक छपी है। वो नेशनल बुक ट्रस्ट ने उसको प्रकाशित किया है, परीक्षा एवं अन्य बाल कहानियां, ऐसा उसका शीर्षक है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट से मेरी पहली कहानी संग्रह वो अभी आई है, और अभी बमुश्किल कुछ महीने पहले। जिन लोगों को ऐसा लगता है, कई बार साहित्यकार लोग चूंकि इस आपके चैनल को सुनते हैं, आरंभ अनुष्ठान को, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग कई बार मुझसे लड़ने लगते हैं कि प्रथम कृति अनुदान योजना में हमारी पुस्तक सिलेक्ट नहीं हुई। साहित्य अकादमी के निदेशक को
इससे पहले कभी कोई अनुदान नहीं मिला था। मेरी पुस्तक मेरी 22 किताबें छपी है। सामान्यतः सब पुस्तकें कहीं किसी प्रकाशक की अनुकंपा से या कोई सहयोगी मित्र मिले। मेरे निजी खर्च से 1 रुपया भी कभी मैंने खर्च नहीं किया किसी पुस्तक पर। और अकादमिक ढंग से मेरी कोई पुस्तक नहीं छपी थी। ये जो शासन की सहयोग से जिसको कहते हैं, ये पहली पुस्तक अभी कुछ माह पहले मेरी छपी। उससे पहले तक मैं 360 पुस्तकें तो प्रथम कृति अनुदान योजना में छाप चुका हूँ साहित्य अकादमी में आकर के। और ऐसे ही मैंने लगभग 5 वर्ष के सम्मान बांटने का सौभाग्य मिला। लेकिन इससे पहले तक मुझे किसी साहित्य अकादमी का आज तक कोई सम्मान नहीं मिला, न केंद्र की अकादमी का, न मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी का। मुझे आज तक कोई सम्मान नहीं मिला। तो जो लोग सम्मान प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो प्रादेशिक क्यों मिल गया, अखिल भारतीय क्यों नहीं मिला, मैं उनसे करबद्ध यही प्रार्थना करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मुझे तो आज तक प्रादेशिक तक नहीं मिला है। आपको तो ईश्वर की कृपा से प्रादेशिक, अखिल भारतीय सब मिल रहे हैं। इसलिए इससे संतोष करें और प्रभु को धन्यवाद दें। सर इसके अलावा सर कुछ कविताएं भी आपने लिखी हैं? नहीं, कविताएं मैंने कभी नहीं लिखी। कविताएं लिखने की क्षमता मुझे लगता है मुझे है भी नहीं। आप बहुत अच्छी कवि हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि सचमुच कविताएं लिखना ईश्वर प्रदत्त एक प्रकार का उपहार होता है। तो कविताएं मैंने कभी नहीं लिखी, न बच्चों की लिखी न बड़ों की लिखी। ये जरूर हुआ कि चूंकि मैं 30-32 वर्ष संपादक रहा, तो बच्चों की कविताएं तो आप समझ सकती हैं कि बड़ी रॉ मटेरियल जैसा आता है, पोस्ट कार्ड पर लिख करके भेज दिया और कैसी भी रचना है उनको वो कविता मान लेते हैं। तो उनको सुधारते सुधारते मुझे कविता का ज्ञान बहुत हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्ञान मुझे हुआ है, मैं कविताएं सुधारता भी हूँ। कई बार कविता जैसी बच्चों ने बना के भेजी वो पूरी नहीं हो जाती है जब मैं सुधारता हूँ उसको। तो लेकिन उसके बाद भी मैंने आज तक अगर एक भी कविता नहीं लिखी तो ये तय मान करके चलिए कि मेरे मन में अभी भी आत्मविश्वास नहीं है कि मुझ में कविता लिखने की बुद्धि है। आगे कभी ऐसा लगा कि कुछ छंद शास्त्र का उतना अच्छा ज्ञान हो गया या नई कविता लिखने की एक दिशा में मेरा मन हुआ तो कभी लिखूंगा, लेकिन अभी तक तो नहीं लिखी है। अभी तक केवल कहानियां, आलेख, संस्मरण बहुत लिखे हैं मैंने, रेखा चित्र लिखे हैं। मैं दरअसल क्या यहाँ पर बाल साहित्य का एक शोध केंद्र है, उसका निदेशक हूँ मैं, भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान। लगभग 80-85 बच्चों को हम लोग PhD करवा चुके हैं वहां से बाल साहित्य पर केवल। तो मुझे ये ध्यान में आता था कि जो रेयर विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, उन पर कम लिखा जाता है। रेखा चित्र बच्चों के महादेवी वर्मा के हम लोगों ने देखा है ना, सोना हिरनी, किट्टो गिलहरी, तो इस तरह के रेखा चित्र भी कम लिखे जाते हैं। तो मैंने कई रेखा चित्र भी लिखे। संस्मरण विधा में मैंने खूब काम किया और पत्र विधा में मैंने बहुत काम किया। चूंकि मैं बच्चों की पत्रिका का संपादक था तो एक आचार्य जी की चिट्ठी करके मेरा एक स्तंभ चलता था। मैं चूंकि आचार्य रहा था, सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक रहा था, तो बच्चों को सीधा कनेक्ट करने के लिए ऐसा लगा कि ये संवाद स्थापित करने के लिए कोई स्तंभ शुरू करना चाहिए। तो आचार्य जी की चिट्ठी प्रारंभ किया था, अनेक वर्षों तक लिखता रहा। तो पत्र विधा को लेकर के मैं बड़ा संवेदनशील भी हो गया था और ऐसा मानता हूं कि मैं मंझ गया थोड़ा। तो बाद में एक पाती बिटिया के नाम जो मेरी पुस्तक आई है वो भी पत्र विधा की है। मुझे ऐसा लगता है कि पत्र विधा में भी काम हुआ है, और केवल कविता छोड़ करके बाकी सब अन्य विधाओं में, बाल उपन्यास नहीं लिखा और कविता नहीं लिखी, कि बाकी सब विधाओं में खूब लेखन हुआ है। जी सर। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम हार दो